गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज से शुरुआत होने वाली है न्यूमेरिकल्स की। काइनेटिक एनर्जी पर न्यूमेरिकल देखोगे आप, वर्क एनर्जी थ्योरम पर भी देखोगे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जूम करें। चलो देखो, एक खिलौना वाला रॉकेट जिसका कि मास है 0.1 kg, जो दिया हुआ है लिख लो, लिख लिया। उसके अंदर कुछ फ्यूल है, हैज अ स्मॉल फ्यूल ऑफ 0.02 kg। बहुत बढ़िया, मतलब मास ऑफ द फ्यूल कितना है? 0.02, बहुत कम। ठीक, और ये फ्यूल जो है वो खत्म हो जाता है 3 सेकंड में। बर्नआउट लिखा है, मतलब खत्म हो जाता है 3 सेकंड में, 3 सेकंड के अंदर। तो उस 3 सेकंड के अंदर उसको रफ्तार मिल जाएगी, उसको एक फॉरवर्ड पुश मिल जाएगा। उस फॉरवर्ड पुश को हम कहते हैं थ्रस्ट। बात समझना, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक, इट गेट्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द फ्यूल इज बर्न आउट। मतलब शुरुआत वो यहां से करता है रेस्ट की पोजीशन से। अब रेस्ट लिखा हुआ है तो 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा, और टाइम कितना रहेगा? शुरुआत यहां से हो रही है तो t बराबर 0 सेकेंड्स आप ले सकते हो। और वो इस स्टेट में पहुंचता है तो यहां पर बर्नआउट हो जाता है। ओके, बर्नआउट हो जाता है कब? t बराबर 3 सेकेंड्स पर। तो 3 सेकेंड के लिए कहानी है ये। और इस दौरान उसकी स्पीड हो जाती है, या फिर इस मोमेंट पे उसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपको करना क्या है। देखिए यहां पर तो फ्यूल खत्म हो चुका है, तो इसके बाद और उसको फॉरवर्ड पुश नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी स्पीड इसकी है, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है वातावरण में किसी भी प्रकार का, ना जमीन से ना ही हवा में एयर का फ्रिक्शन है, तो वो इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ता जाएगा अनंत काल तक। ठीक है, टिल द एंड ऑफ टाइम, ऐसा आप कह सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। सबसे पहला तो प्रश्न ये है। अब थ्रस्ट क्या होता है? तो ये जो फॉरवर्ड पुश मिलता है इसको, क्योंकि तेल जलता है, पीछे से आग निकलता है यहां से, तो इसको एक फॉरवर्ड पुश मिलता है। न्यूटन का तीसरा नियम लग जाता है, राइट। तो थ्रस्ट हमको मिलता है, वो फोर्स है। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इस प्रकार से हमें करना है। दूसरा आपको यह भी बताना है व्हाट इज द एनर्जी कॉन्टेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। मतलब 1 किलो के लिए कितनी एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी है तो वो आपको समझ में आएगा। देखिए, लेकिन खास बात यह है कि यहां पर देखिए क्या लिखा है, इग्नोर दी स्मॉल मास वेरिएशन ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग दी फ्यूल बर्निंग। ये जो मास में वेरिएशन आएगा ना, क्योंकि देखिए यहां पर तो फ्यूल पूरा भरा हुआ है। अगर मैं इसको बना के दिखाना चाहूँ आपको, तो देखिए अगर यहाँ पे इसके फ्यूल की टंकी है, तो ये पूरा का पूरा टंकी भरा हुआ है यहाँ पे। और ये फ्यूल कितने के बराबर है? सर ये जो फ्यूल है ना, ये एक्चुअली 0.02 kg। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टंकी जो है वो खाली हो जाती है। यहाँ पर ये पूरी फ्यूल की टंकी खाली हो जाती है, एम्प्टी हो जाता है, राइट। ये कहने का मतलब है। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं वापस से। चलो, क्या करें सर? थ्रस्ट निकालना है, फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल भी निकालना है, लेकिन मास वेरिएशन को नेग्लेक्ट करना है। देखो, अगर मास वेरिएशन को इंक्लूड कर देंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो एकदम परफेक्ट रॉकेट एनालिसिस वाला सवाल बन जाएगा, उसमें मास भी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो रॉकेट एनालिसिस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूंगा, देख लेना आप। ठीक है, प्योरली रॉकेट्स का केस है वो। ऑल राइट, चालू करते हैं। थ्रस्ट निकालना है सर। थ्रस्ट मतलब फोर्स है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सर रॉकेट पे लगने वाला थ्रस्ट निकालना है। तो ये जो रॉकेट है उसका मास हमको दे रखा है 0.1 kg, तो यहाँ पे 0.1 रखो। एक्सेलरेशन है सर। अच्छा, तो एक्सेलरेशन तो हमें दिया नहीं है, कैसे करें, कैसे कैलकुलेट करें? आपको याद होगा एक्सेलरेशन को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर अगर मैं और स्पष्ट बोलूं तो एक्सेलरेशन मतलब होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समय के साथ वेलोसिटी में जो परिवर्तन आता है ना, वो है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया? सर पहले इतना था और अब सर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना आया? तो सर चेंज तो 20 का आया, 20 माइनस 0। तो बस वही करना है आपको। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 20 माइनस 0 हो गया। हाँ सर, ये तो समझ गए। अब देखिए टाइम कितना है। तो सर यहाँ पे 0 से कहाँ गया? ये 3 पे गया। मतलब आप क्या बोल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 माइनस 0, और अगर डेल्टा टी बोलते हो तो आप सीधा इसको 3 लिख सकते हो। आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मिटा देते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। ये रहा टाइम, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 न्यूटन। समझ गए इतना? ओके। तो सर थ्रस्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया। थ्रस्ट के बाद हमें ये भी बताना है कि एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास कितना है। लिख लो, ये सेकेंड पार्ट है सवाल का। एनर्जी, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सर ये तो मोशन लिखा हुआ है। तो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन जब होता है वो कौन सी एनर्जी का होती है? सर वो तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्या कैलकुलेट करोगे? सर काइनेटिक एनर्जी करेंगे। लिखो, काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास ऑफ फ्यूल इनसाइड द रॉकेट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सर ½ mv²।
हाफ लिखो, लिखे, इनटू मास कितना है सर, मास है 0.1, किसका, रॉकेट का, ठीक, ओके। मास ऑफ फ्यूल नीचे रखेंगे, m हो गया, v स्क्वायर करना है, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, इस पल पे वेलोसिटी कितनी है सर, ये दिया हुआ है हमें 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे कितना रखोगे 20 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करना है, हाफ mv स्क्वायर लग गया। मास ऑफ द फ्यूल कितना है सर, मास ऑफ द फ्यूल 0.02 kg, बस वैल्यू को प्लग इन करो, कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 1000 जूल्स पर kg। अगले सवाल में जाने से पहले अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है ना वो तब जाना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, यहाँ पर एक बुलेट के बारे में बात हो रही है जिसका की मास है 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स है तो कितना हो जाएगा केजीज में, इतना हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 कर देना, आ जाएगा वैल्यू। जब उसको हम लोग फायर करते हैं पिस्टल से तो 800 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी रहती है, फिर वो जा करके एक मिट्टी होती है ना, ठीक है, उसकी एक दीवार है, उससे जाके टकराती है, टकरा के अंदर घुस जाती है, पेनिट्रेट करती है। वो जो दीवार है उसका थिकनेस दे रखा है 1 मीटर, तो कुछ ऐसा समझो, ये है मिट्टी की दीवार, ये है बुलेट, और बुलेट अब यहाँ पर पहुंच गई, इसके अंदर पूरा वो पेनिट्रेट करती है, 1 मीटर थिकनेस है ना, और इसकी वेलोसिटी जो पहले 800 थी अब वह घट करके कितनी हो जाती है 100। ये साफ साफ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, जब टच करता है दीवार को तब था 800 और इसके अंदर जाकर फिर जो वो बाहर निकलता है तब हो जाता है 100, तो वेलोसिटी तो कम हो गई है सर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई है, ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कि व्हाट फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल। भाई रेजिस्टेंस लिखा है तो ये मत सोचना कि ओम्स में कैलकुलेट करना है, वो सब नहीं है। एवरेज रेजिस्टेंस मतलब कितना फोर्स लगा है ऑन एन एवरेज जो कि इसको रोक रहा है 1 से 2 तक पहुंचने में, हालांकि पूरी तरीके से वो उसको रोक नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी वह मोशन में। और एक और बात, इस प्रकार के जो सवाल रहते हैं ना, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड या स्टेटेड, आप ये मान के चलो एयर रेजिस्टेंस नहीं। तो जनरली हमारी क्या आदत होती है, हम सोचते हैं कि यार आप बुलेट फायर किया तो क्योंकि हवा है वो हवा को काट के जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ना, फिर से अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक अलग से बोला ना हो कि एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना या फिर एयर ड्रैग आपको बता दिया जाए, उसका इक्वेशन दे दिया जाए, तब तक ये मान के चलो कोई दिक्कत नहीं। बुलेट फायर हुआ 800 पे, यहाँ पे जब पहुंचेगा तब भी 800 रहेगा। अब यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, एयर का रेजिस्टेंस, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, जो मिट्टी की दीवार है उससे रेजिस्टेंस है। वो फोर्स कितना है ये पता लगाना है आपको, ठीक, एक एवरेज वैल्यू पता लगानी है। देखो 800 से घटकर हो गई 100, और अगर यहाँ से निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे हवा में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आगे भी जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 100 पे ही मेंटेन रहेगी। तो मेरे ख्याल में मैंने अपनी बात एकदम स्पष्ट कर दी। मैंने तो मतलब इस हद तक इसको बनाया है कि आप देखिए यहाँ पर इसकी पुच्छी आपको दिख रही है, टेल कितनी लंबी दिख रही है 800 पे, लेकिन 100 पे इसकी टेल देखो कितनी हो गई, छोटी हो गई। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने का मैंने प्रयास किया है। अगर ये पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है सर। आगे बढ़े तो 2 अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगा, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा जो काइनेमेटिक्स हमने पढ़ रखा है, ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है ना, v इक्वल्स यू प्लस टी, उसका इस्तेमाल करके भी ये सवाल को बना सकते हो। अल्टीमेटली आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, मतलब वो एक फोर्स है, रोकने वाला फोर्स है, ना कि वेलोसिटी को बढ़ाने वाला। शुरुआत करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। तो पिछला लेक्चर देखा ना भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि सर 1 से 2 तक जो कार्य करना पड़ेगा वह डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ये 1 है और ये 2 है, ठीक। अब देखिए जाहिर सी बात है यहां पर कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर रहा है, वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, कितना, वो फोर्स यहां पे लगना स्टार्ट हुआ है जब से ये दीवार स्टार्ट हो जाती है और यहां पे वो फिनिश हो गया, तो एवरेज फोर्स मैंने मान लिया F, ठीक। वो फोर्स कितना देर एक्टिव रहा, तो सर इस लंबाई तक वो एक्टिव रहेगा 1 मीटर, तो F इंटू 1 कर दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने वर्क को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है सर, ये समझ गए। बराबर लिखो, क्या किया है मैंने यहाँ पर, देखो खाली स्थान भरना है आपको, है ना, K2 हाफ mv स्क्वायर, K1 हाफ mv स्क्वायर। 2 पे देखिए मास कितना है सर 0.01 लिखो, वेलोसिटी कितनी है 2 पे सर 100 रखो, K1 यहां पर मास कितना है सर, मास तो कोई चेंज होगा नहीं तो रखो अनचेंज्ड, ठीक है। वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली सर 800 थी, तो भाई इतना मेरे को समझ में आ रहा है ये वाला जो टर्म है ये छोटा है इसके मुकाबले, तो आपका जो फोर्स का वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा वो इतना आएगा। अब जरा सोचो आप कि ये नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है सर, फोर्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हो ये रहा है बच्चों, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से फोर्स एक्ट कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी घट रही है ना कि बढ़ रही है।
तो फोर्स आपको जो लग रहा है ऑपोजिट टू दी मोशन लग रहा है, मतलब फोर्स कुछ इस दिशा में लग रहा है। समझ में आया? ये इस दिशा में आपका फोर्स लग रहा है, यही है क्या? रेजिस्टेंस। पूरा मैं लिख पाऊंगा कि नहीं? रेजिस्टेंस लिख देते हैं। और इसी रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एफ से। और यही एफ का वैल्यू हमने यहां पर ये कैलकुलेट करके बताया आपको। ठीक है सर, ये तो समझ गए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लगा लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। जरा मोशन इक्वेशन से बताइए। तो चलो बताते हैं फिर से। 1 से 2, ये दो आपके पोजीशंस हैं, इन्हीं के बीच में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लगाएंगे। एक मिनट ना। हाँ जी, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि गति को कम करता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अच्छा 1 से 2 के लिए मैं थोड़ा जगह बदल लेता हूँ। हाँ, इधर आ जाते हैं। देखिए v² - u² बराबर 2as, ये ठीक। तो ये कौन सा है सर? ये पोजीशन 2 है। ये कौन सा है? तो सर ये पोजीशन 1 है। और 2as, अब मैं इसको इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी मेरा नेगेटिव में आएगा क्योंकि वो वेलोसिटी को कम कर रहा है। उस प्रकार के एक्सेलरेशन को बेसिकली हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक, तो v जो है कितना होगा? 100, तो यहाँ पे 100²। ये u कितना है इनिशियल? 800, तो 800 का स्क्वायर 2 इंटू ए कैलकुलेट करना है, तो उसको मैंने पीला रंग का रखा है। s कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ से यहाँ तक 1 है। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, ए का वैल्यू मिल जाएगा। नेगेटिव आया है, नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? रिटार्डेशन को शो कर रहा है। समझ में आया? अब आपको पता है न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि सर फोर्स बराबर है में लगा लो। मास कितना है सर? 0.01 रखो। एक्सेलरेशन इतना वैल्यू है, यहाँ पे रखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका फोर्स। सेम वैल्यू आया, -3150, -3150। बस यही तरीका है रेजिस्टेंस ऑफर्ड। ठीक है, कौन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? ये मड वॉल, मिट्टी का दीवार। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स। पुलिस ऑफिसर जो है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, 50 ग्राम के बुलेट को फायर करता है। बहुत बढ़िया। कितनी स्पीड के साथ? 200 मीटर प्रति सेकेंड। अब डेटास को लिखेंगे, चित्र भी बनाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड जिसका कि थिकनेस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा। ये है सॉफ्ट प्लाईवुड। ठीक है, बहुत सॉफ्ट। यहाँ पे बुलेट आया, राइट? कितनी गति के साथ? 200 मीटर प्रति सेकेंड। सॉफ्ट प्लाईवुड का थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। तो एक बात याद रखो, 2 सेंटीमीटर मतलब होता है 2 × 10⁻⁻⁻ मीटर। अगर 2 मिलीमीटर बोला है तो 2 × 10⁻³ मीटर होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहीं सेंटी लिखा है ना, उसको हटा दो और 10⁻⁻² लगा दो। कहीं पे मिली लिखा है तो उसको हटा दो, 10⁻³ लिख दो। द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो यहाँ पर 100 रुपये है, तो उसका 10% यहाँ पे बचेगा। मतलब कितना बचेगा? 10 रुपया बचेगा। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इसको मैं पोजीशन 2 कह देता हूँ। वेलोसिटी हमें पता नहीं, क्योंकि वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? ठीक है, अच्छा 10% है काइनेटिक एनर्जी। एक चीज सोचो आप, अगर किसी भी चीज का 10% क्या होगा? 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पे जो भी काइनेटिक एनर्जी है, मान लो k है, उसका 10% यहां पे होगा। तो 10% ऑफ k कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10/100 कर लेंगे, इंटू k कर लेंगे। तो बच्चों ये कितना आएगा? k/10, मतलब ये कितना आ जाएगा? 0.1 k। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 0.1 k। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ये सर किया क्या है आपने। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले वेलोसिटी मुझे पता है। ये जो बुलेट है, ये जो बुलेट है ना काली रंग की, इसका मास भी तो मुझे पता है कितना है, 0.05 kg। तो ½ mu² करना है आपको यहाँ पर, ½ mu² और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर 1000 जूल है तो यहाँ पर 1000 का 10% बचेगा। तो 10%, यार ये रंग मुझे पसंद नहीं आ रहा, 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आया कितना हो जाएगा? तो 10/100 कर लोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लोगे, तो 1 2 1 2 10, 1 मिनट, ये कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा, 100 जूल के बराबर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, 0.1 k हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 जूल्स। ठीक है सर, ये तो समझ गए। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। चलो इस वेलोसिटी में ध्यान केंद्रित करते हैं। कैसे करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है, तो लगाओ ½ mv², बिंदास लीजिए। कितना है काइनेटिक एनर्जी? सर ये 100 के बराबर है। तो यहाँ पे कितना रखोगे? यहाँ पे आप रखोगे 100। ठीक है, मास कितना है सर? मास है 0.05 kg बुलेट का। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी सर वो कैलकुलेट करना है तो उसको अननोन छोड़ देते हैं, बस वैल्यू प्लग इन करो।
ये रखा काइनेटिक एनर्जी 100 का, ये यहाँ से उठाया हुआ, मास 0.05 kg और वी स्क्वायर को वी स्क्वायर छोड़ दिए। अब बड़ा आसान है, यहाँ से उम्मीद करता हूँ आप कैलकुलेट कर लोगे, वी की वैल्यू आएगी 63.24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए सवाल? तो लगभग 3 मिनट के अंदर हमने ये वाला सवाल तो कर लिया। अब चौथे सवाल पे चलते हैं और थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन रहेगा मेरा इस सवाल में, क्योंकि आने वाले जो एडवांस क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ से उसका फाउंडेशन डेवलप होता है। ठीक, बहुत कुछ वेक्टर्स भी है जो आप सीखोगे सवाल के माध्यम से। एनीवे, प्रश्न को पहले पढ़ा जाए। इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप और अ स्मॉल पेबल, छोटा सा पत्थर या फिर पानी की बूंद, फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑपोजिंग रेजिस्टिंग फोर्स। तो कोई पानी की बूंद है, पानी की बूंद कैसे बनाएं? चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये पानी की बूंद है, ठीक है। जब ये गिरता है ना नीचे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। लेकिन उसको नीचे, जब वो नीचे आ रहा होता है ना, तो हवा है, माध्यम में क्या है? हवा है। तो हवा को काट करके नीचे आना पड़ेगा, तो हवा एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, ठीक। तो वो हवा एज अ रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा, Fr, ऐसा आप कह सकते हो। तो वही लिखा गया है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इसकी बात हो रही है, एंड ऑपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स, मतलब इसकी बात हो रही है, ड्यू टू एयर होगा, जाहिर सी बात है। देखो पिछले मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक बोला ना हो एयर को नेग्लेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 20 मीटर पर सेकंड से है तो उसी मीटर पर सेकंड से चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एयर को इंक्लूड करना है उसकी इफेक्ट को, तो भाई वेलोसिटी हमेशा, मतलब वो बहुत रियलिस्टिक केस है, वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक। द लैटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप, ठीक है जी। लैटर मतलब ये रेजिस्टिव फोर्स की बात कर रहा है, ओके। स्पीड ऑफ द ड्रॉप के प्रोपोर्शनल रहता है, बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। हम ज्यादातर इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट आज करेंगे, चिंता मत करो। तो यहां पर जो ड्रॉप हम कंसिडर कर रहे हैं, उसका मास जो है वो मान लो आप 1 ग्राम है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना, केजी में आ जाएगा, ठीक। कहां से गिर रहा है? क्लिफ में से, ठीक है। पहाड़ का जो अंत होता है ना, वैसा समझ लो आप, वहां वो क्लिफ है, वहां से एक पानी की बूंद गिरी। तो जब स्टार्ट किया तब तो 0 रहेगा, यहां पे कितना रहेगा? 0 रहेगा, ओके। और यहां से गिरते 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 जब वो जमीन से टकराएगी तो उसकी गति कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यहां पे कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकेंड। समझ गए सर? अब क्लिफ से लेके जमीन तक ये जो है डिस्टेंस, ये कितना है? देखो ध्यान से, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये देखिए, यहां से शुरुआत होती है और यहां पे खत्म होता है। ये 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर। उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए, ठीक है सर। वॉट इज दी वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स? ये जो अननोन रेजिस्टिव फोर्स है Fr, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है। अब वह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सारी बातों का भी हम लोग आकलन करेंगे, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स, मतलब Fr। दो चीजें आपको निकालनी है, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, दूसरा फोर्स ऑफ द, मतलब रेजिस्टिव फोर्स आपको निकालना है। सिंपल करें तो इन दोनों के बीच में एक कहीं क्षण मैं ले लेता हूं, यहां पर ड्रॉप है इन दोनों के बीच में कहीं, तो इस पर 2 प्रकार के फोर्स एक्ट करेंगे। भाई धरती नीचे है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ खींचेगा, जिसको कि हम बोलेंगे Fg। हाँ सर, समझ गए। अब वो नीचे तो आ रहा है लेकिन हवा को काटना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स Fr। जी सर, ये भी समझ गए। अब ध्यान से देखो कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल आपको लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। कहां? 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब मेरे ख्याल में इससे आप अभ्यस्त हो चुके बाय WE थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। सर लेकिन लगाएं कैसे? 2 फोर्सेस हैं। अगर फोर्सेस 2 हैं तो 2 वर्क आएंगे। एक इसके कारण वर्क आएगा WG, और एक इसके कारण वर्क आएगा WR। तो WG प्लस WR करके मैं लिखता हूं इसको, ठीक। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी 2 पे, हाफ mv² लगाना पड़ेगा आपको। तो मास कितना है? 0.01, हाफ मास है 0.01001 है, सॉरी। v² फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो 50 का स्क्वायर आप करोगे, माइनस हाफ m, फिर यहां पे वेलोसिटी कितनी है? सोच के देखिए सर, 0 है। समझ में आया? क्योंकि रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। आप बोलो तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? जी सर। इसको जरा सॉल्व करिए, इक्वेशन को फिर से फ्रेम कर लेते हैं। बस यहां पे रुक जाओ। अब आपको देखो कैलकुलेट क्या करना है, अननोन वर्क डन
बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स। तो ये वाला वर्क हमें कैलकुलेट करके बताना है बच्चों। कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो ये वाले वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा अब मुझे जगह बदलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए WG, क्या जानते हो आप वर्क के बारे में? सर हम ये जानते हैं वर्क एक स्केलर होता है, मतलब उसका कोई दिशा नहीं होता। साथ में वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट रहता है दो वेक्टर्स का, जिसमें कि एक फोर्स होता है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि सर ने यहाँ पर डेल्टा वाई क्यों लिखा? अभी तक तो सर क्या करते थे कि फोर्स टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स करते थे, ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर्स के बीच। भाई अगर ऐसा चल रहा है तो डेल्टा एक्स करेंगे, ऐसा चल रहा है कहानी तो डेल्टा वाई। तो यहाँ पे तो वही हो रहा है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो मैंने डेल्टा वाई लिखा। जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो बहुत ही मतलब बारीक चीज़ है, बारीक ऑब्जर्वेशन है। ध्यान से देखिएगा, ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको बुक्स में तो कतई नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के साथ हमें समझ में आता है, राइट। और कैसा लगा इसका एक्सपीरियंस ये भी बताना नीचे कमेंट में। यहां से दो अप्रोच हम ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? mg, जरा मैं जूम करता हूं, mg, g एक वेक्टर है, मास तो नहीं है, ठीक है। फोर्स बराबर mg होता है ना, तो g वेक्टर, ठीक है। डेल्टा y डिस्प्लेसमेंट है, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए यहां से दो अप्रोचेस जो मैं बोल रहा था ये आपको समझ में आएगा। हम वेक्टर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं सर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो बच्चों ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है ऊपर की तरफ, उसको हम बोलते हैं प्लस जे कैप, और जो नीचे की तरफ होता है उसको हम कहते हैं माइनस जे कैप। पहले वेक्टर वाला देख लो, फिर सिंपल कॉन्सेप्ट भी, डॉट प्रोडक्ट भी आपको बताएंगे, ठीक। mg मैग्नीट्यूड में लिखो। ये mg कहां लग रहा है सर? ये जो फोर्स ये mg है ना, बाय द वे, ये कहां लग रहा है सर? ये नीचे की दिशा में लग रहा है। मतलब क्या लगाओगे सर? माइनस जे कैप। लिखो, लिख लिए। डेल्टा वाई मैग्नीट्यूड में डेल्टा वाई लिखो। हाँ सर, ये डेल्टा वाई कहाँ है सर? ये भी नीचे की दिशा में, नीचे की दिशा में मतलब माइनस जे कैप लगाएंगे सर, इसको भी लिखो। एक तरीका ये है, प्योर वेक्टर अप्रोच मैंने आपको बताया। दूसरा अप्रोच क्या है देखिए आप, मैग्नीट्यूड mg, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई डायरेक्शन में, ठीक, और दोनों के बीच का एंगल याद है ना, a डॉट बी। ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b जब अपन करते थे तो हम बोलते थे ना मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, और दोनों वेक्टर्स के बीच में आने वाला एंगल। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। mg कहाँ लग रहा है सर? नीचे लग रहा है, ये mg, बहुत बढ़िया। और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई कहाँ है सर? ये डेल्टा वाई भी नीचे की दिशा में। अब अगर बच्चों दोनों ही नीचे की दिशा में है तो ये जो थीटा होगा, ये थीटा कितने के बराबर होगा सर? 0 डिग्री होगा। तो बस यहाँ पे cos 0 कर दो। ये है डॉट प्रोडक्ट निकालने का मूल मंत्र, ठीक है। दोनों अप्रोचेस आप समझ गए। थोड़ा समय ले रहा हूँ इसके लिए, अच्छे से देख लो। और कई लोग यार बड़ी जल्दी में रहते हैं, तो भाई आप जैसे लोगों के लिए नीचे प्लेयर में सेटिंग दी गई है, स्पीड बढ़ा लो, 1.25 कम से कम कर लो, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी तेज़ बोलने की आदत है, पर मैं समय लूँगा अपना। ये लो mg डेल्टा वाई, इसको भी सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस जे जे 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, mg डेल्टा वाई आएगा। मैं चाहता तो यहाँ से डायरेक्ट mg डेल्टा वाई लिख देता बिना ये सब कुछ बताए, ठीक है, लेकिन फिर फिजिक्स का अपमान हो जाता है, जो मैं नहीं चाहता हूं। अब देखिए वैल्यू प्लग इन करते हैं। मास कितना है सर? बुलेट का मास है 0.001 रख दिए। जी कितना है? तो यार कहीं कुछ लिखा तो है नहीं जी कितना लेना है, 9.8 की 10, तो मैंने 10 ले लिया, ठीक। और डेल्टा वाई ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इनिशियल से फाइनल पोजीशन में? तो बच्चों ये हुआ है 1000 मीटर। तो लिख दो, सारी वैल्यूज को पुट करो और ये निकल करके आएगा आपका कितना? 10 जूल। ये 10 जूल को आप इस इक्वेशन में रखो WG के जगह, तो ये 10 प्लस WR बराबर 1.25 मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक। सॉल्व करोगे WR आ जाएगा, कितने में आया? नेगेटिव आया। जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है सर? नीचे। फोर्स कहाँ लग रहा है? FR सर ऊपर, इसीलिए नेगेटिव आया। दोनों सेम दिशा में होते तो इसके जैसे पॉजिटिव आते। बहरहाल, तो सर एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली, वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स, ये कैलकुलेट हो गया। अब बचा है कि ये रेजिस्टिव फोर्स स्वयं कितना है, FR का वैल्यू कितना है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो वर्क का फॉर्मूला लगाओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो जैसा है वैसा चलने दो आप, कोई दिक्कत नहीं। सर ये फोर्स कहाँ है सर? ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? डेल्टा वाई सर नीचे हो रहा है। तो बस मैग्नीट्यूड, ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड लिखा है आपने,
ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और दोनों के बीच में एंगल, तो सर फोर्स एफ आर कहाँ लग रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है, तो कॉस 180 कर दिया मैंने। ठीक, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। डेल्टा वाई आपको पता है कितना है, 1000 है, मैंने रख दिया, कॉस 180 -1 है, एज इट इज आ गया। एफ आर की वैल्यू निकल करके आती है 8.75 इंटू 10⁻³ बहुत कम है। एफ आर की वैल्यू जो है बहुत कम है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से एनालाइज करना है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को भी आपको बनाना ज़रूरी है, तभी जाकर के आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं और उसको सीख पाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के जो शुरू के क्वेश्चंस रहते हैं ना, सिर्फ उनको बनाने से काम नहीं चलेगा, उनसे आप फिजिक्स नहीं सीखोगे। इस प्रकार के अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एयर के रेजिस्टेंस को भी हम लोग को अकाउंट में लेना पड़ा। ठीक है, और जो बुलेट वाला क्वेश्चन किए थे इसके पहले, प्लाईवुड वाला और एक और कौन सा, मड वॉल वाला, वहाँ पे लिए थे क्या? नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ पे लेना पड़ा। एनीवेज, थोड़ा सा जल पान किया जाए। अब आ गए हैं हम 5वें सवाल की तरफ। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 1 kg मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, नहीं स्मूथ नहीं, मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ नहीं लिखा है, विथ स्पीड vi इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, दिख रहा है तुम लोगों को? जूम कर दें। एंटर्स अ रफ पैच फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.1 टू x इज इक्वल टू 2.01। भाई पहले तो इतना ही सेंटेंस का मीनिंग जो निकलता है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो ऐसा कुछ एक कहानी है। यहाँ पे मैंने 3 स्टेशन बनाए, ओरिजिन 0.1 पे और 2.01 पे। ठीक है, अब देखिए रफ पैच को एंटर करता है, वो रफ पैच कहाँ पे है, 0.1 से लेके 2.01 के बीच में, तो ये रफ पैच है यहाँ पे। अभी आपको समझ में आएगा, यहाँ पे रफ पैच स्टार्ट हो रहा है 0.1 मीटर पे। ब्लॉक का मास कितना है, 1 kg, ये ब्लॉक रखा मैंने। ठीक, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो रफ पैच को एंटर करता है, ये वाले रफ पैच को एंटर करता है, यहाँ पर लगने लगता है एक रिटार्डिंग फोर्स। तो भाई ब्लॉक जा कहाँ रहा है सर, राइट में जा रहा है। अगर रिटार्डिंग फोर्स लिखा हुआ है, एक्सेलरेटिंग नहीं रिटार्डिंग लिखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन के विपरीत लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, इसीलिए मैंने ये रिटार्डिंग फोर्स को लेफ्ट में लगाया। समझ में आया? अपोजिट टू मोशन, ये चीज। डायग्राम वायग्राम नहीं मिलेगा ना, क्वेश्चन पढ़ करके बनाना पड़ेगा चित्र, और चित्र सही बनेगा तभी जाके सवाल में सही अप्रोच लगेगा। अब इस रिटार्डिंग फोर्स के बारे में हमको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स का नेचर बेसिकली यहाँ पर गणित के द्वारा आपको एक्सप्रेस किया गया। देखिए ये जो रफ पैच है 0.1 से 2.01 के बीच में, 0.1 से 2.01 के बीच में, इस रफ पैच में फोर्स का वैल्यू इतना रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एक्स के। मतलब अगर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा फोर्स का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है, कम होते जाएगा। हाँ, यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है, मतलब आपको डायरेक्शन का टेंशन नहीं लेना है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट के विपरीत दिशा में। यहाँ से भी ये एक और हिंट मिल गया, एक हिंट मिला था यहाँ पे रिटार्डिंग शब्द से, दूसरा हिंट मिल गया ये नेगेटिव से हमको, कि हमने सही लिखा, क्योंकि ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो फोर्स उल्टा लगेगा। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ना, इसका साइज जो है हर पल कम होते जाएगा। क्यों कम होते जाएगा? क्योंकि सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के, एक्स बढ़ते जाएगा, ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा। अच्छा सर, तो ब्लॉक अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंच जाएगा। आपको बताना है कि व्हाट इज दी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इस पल पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी। साथ में यहाँ पर मैंने प्रश्न चिन्ह के साथ मीटर पर सेकेंड लिखा है, तो आपको ये भी बताना है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम पे वेलोसिटी कितनी रहेगी। ठीक है, बात साफ हो गई। 0.1 मीटर के पहले और 2.01 मीटर के बाद कोई फोर्स नहीं लगा है, इस रीजन में कोई फोर्स नहीं लगा है, इस रीजन में कोई फोर्स नहीं लगा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी थी उतनी ही मेंटेन रहेगी यहाँ तक, और यहाँ से जैसे ही निकलेगा, जिस भी वेलोसिटी के साथ निकलेगा उसी वेलोसिटी को मेंटेन करके वो आगे जाएगा, क्योंकि कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, कोई भी वस्तु जो है अगर जिस स्पीड के साथ चल रही है, जिस दिशा में भी चल रही है, तो वो हमेशा चाहेगी कि उस स्पीड और दिशा को मेंटेन करे। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया दिया जाए। ओके, एनीवे, तो ये रफ पैच है, और रफ पैच में जो फोर्स का वैल्यू है वो रहेगा -k/x, जहां पर k कितना है 0.5 जूल्स, 0.5। अब हो सकता है आप लोग सोच रहे हो सर k 0.5 जूल, फोर्स तो न्यूटन में रहता है यहाँ पर, लेकिन k जूल्स में, तो मेरे भाई जूल जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर, और नीचे क्या लिखा है सर x मतलब है मीटर, तो मीटर मीटर कटा तो अल्टीमेटली फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। समझ गए सर? समझ गए। मुद्दे पे आओ, कैसे मुद्दे पे आए सर, क्या करें इसके लिए? वर्क एनर्जी लगाओ। हाँ, ये फोर्स दिख रहा है ना,
इसी फोर्स का खेल है। चलो देखो, वर्क पे ध्यान दो, 1 से 2 पहले मैं वर्क अलग से कैलकुलेट करके बताता हूँ, उसके बाद फिर K2 K1 तो कर ही लेंगे यार। ये देखो, मास है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी में कौन सी बड़ी बात है, हाफ mv²। यहाँ पे मास है, वेलोसिटी नहीं है, तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ये वाला वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉक का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, मतलब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ब्लॉक में, ये ब्लॉक का फ्रंट एंड है ना, अभी यहां पर है, फिर थोड़ी देर बाद यहां पे आ जाएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट, dx, ऐसा मान लो आप, ठीक, क्योंकि भाई फोर्स वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती तो अलग रहता, हम सिंपल अप्रोच लेते। अब फोर्स वेरिएबल है, हर पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है, हर पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। ये भी जो एरो मैंने यहां पे बनाया, इसको थोड़ा सा और छोटा बनाना चाहिए था मुझे लॉजिकली। एनीवे, तो आप यहां पर कैलकुलस का इस्तेमाल करिए, पूरा वर्क का कैलकुलेट करेंगे हम, 1 से 2 तक का वर्क का कैलकुलेट करेंगे पहले, पर इतने रीजन के लिए वर्क कैलकुलेट करिए। तो ये छोटा सा जो वर्क होगा dw रहेगा, लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरा वर्क निकल जाएगा, यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन रहेगा 1 से 2 तक के लिए। तो dw के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, fdx लिख सकता हूं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, हटा रहा हूं मैं, fdx। लिमिट्स थोड़ी देर में लगाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। ये रेजिस्टिंग फोर्स है सर, fr, और ये dx, दोनों को मैंने बिल्कुल वेक्टर्स को हमको फॉलो करना है। अब क्या करोगे सर, फोर्स ये एफ जो है वो तो डायरेक्शन के साथ दिया है, माइनस का चिन्ह लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ प्लस होता है सर, और इस तरफ माइनस होता है। ये तो 1D मोशन है ना, तो प्लस माइनस में काम चल जाता है। 2D में तो आई जे के यूज करना पड़ता है हमको, आई और जे इनफैक्ट। तो यहाँ पे लिख दो, जो वैल्यू दिया है -k/x रखो, dx को dx लिखो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, k को बाहर लेके जाओ, dx/x करो, ठीक है। अब ये जो बच्चों dx/x होता है, तुमको एक चीज मैं बता देता हूं, d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ln(x), ये होता है d/dx ऑफ नेचुरल लॉग होता है 1/x। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ln(x) को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आता है। उसी प्रकार से 1/x को आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, ln(x) आएगा। समझ में आई बात, मैं जरा इसको हाईलाइट करता हूं, क्या आएगा, ln(x). तो ये 1/x dx है, उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ln(x). यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट में हटाए तो ये ln(x). ओके, जरा इसको मिटाना जाए, लिमिट। तो रफ पैच जो है जहाँ पे हमने इस फोर्स को कंसिडर किया वो 0.1 से 2.01 पे खत्म होता है। तो ये देखो, लिमिट लगा दिया 0.1 से 2.01, ठीक। ये पूरे फोर्स का हिसाब किताब और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला वर्क सबको कंसिडर कर लेगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ dx/x किया, ln(x) आया। अब इस लिमिट को 0.1 और 2.01 यहाँ पे आप पुट कर दो 1/1, ये पुट कर दिया हमने, ठीक है, समझ गए इतना। बस अब इस वैल्यूज को प्लग इन करना है। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे ln 2.01 माइनस, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे ln 0.1। ये कुछ ऐसा बन करके आएगा, जरा जूम कर देता हूं मैं। ये फिर से लॉगरिदम की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो आप देखो, log a माइनस log b। तो ये जो बेसिकली जो ln लिखा है ना, इसको हम कहते हैं log बेस ई। अगर मान लो ln x लिखा है तो log x बेस ई है, वो बेस ई है, नेचुरल लॉग हम कहते हैं। दोनों लॉग है माइनस के साइन के साथ, तो log ऑफ a/b आप बिंदास ऐसा लिख सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, तो log ऑफ 2.01/0.1 हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये माइनस का साइन भूल मत जाना, होता है कई बार अपन भूल जाते हैं, ठीक। थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, लेकिन इक्वेशन को सेटअप करना भी अपने आप में एक चैलेंज है, ओके। अब बस सॉल्व कर लो, वैल्यू निकल करके आ जाएगा -1.5 जूल। ये -1.5 जूल आया, उसको यहां पे रखना है। इस इक्वेशन को फिर से सजाते हैं, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। देखिए कैसे, क्या करेंगे, K2 सर, ये है K2, हाफ, मास कितना है 1 है सर, वेलोसिटी कितना है नहीं पता सर, तो v² लिख दो, माइनस K1 यहां पे सर, हाफ, मास कितना है 1 है सर, वेलोसिटी कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो। बच्चों इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, वेलोसिटी निकल करके आ जाएगा, आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके बताना नीचे, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एनीवेज, काफी सारे सवाल हो गए, 5वें सवाल तक हम पहुंच चुके हैं। 6वां सवाल जरा तुम लोग पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पिया जाए।
इसमें क्या है, क्या है इसमें, कुछ नहीं। देखो, यदि लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का 20% से बढ़ता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हिंदी में पढ़ दिया मैंने। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, what will be the percentage increase in kinetic energy of the body? So let's have a situation over here. Here it is. तो कोई बॉडी है, जाहिर सी बात, अगर उसके पास मोमेंटम है भाई तो वेलोसिटी तो है ना उसके पास, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पूंछ बना दी है, तो चल रहा है वो मोशन में है, समझना। ये पूंछ कहीं पे भी दिखता है तो वो मोशन में, कुछ उसका मोमेंटम है सर पी, कितना बढ़ता है उसका मोमेंटम सर 20% बढ़ जाता है। ये कितना इंक्रीजेस बाय 20%। आप एक बात बताओ, P प्लस 20% ऑफ P अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो आप क्या बोलोगे सर? P प्लस 20% बोला है ना सर, तो 20/100 कर दो, इंटू P कर दो, तो सर ये हो जाएगा 1/5.2, ये 0.2 हो जाएगा, तो P प्लस 0.2 P, तो बोले तो ये आ जाएगा 1.2 P। मेरी एक बात समझो, अगर 30% इंक्रीज बोलता, अगर पहले x है तो बाद में कितना हो जाएगा 1.3x। अगर कोई बोले कि 40% इंक्रीज है तो x से वो हो जाएगा 1.4x। अगर कोई बोले 90% इंक्रीज है तो x से हो जाएगा 1.9x। समझ में आया? अगर कोई बोलता है 100% इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा? x से हो जाएगा वो 2x। समझो इस बात को, समझो। अगर कोई बोले 200% इंक्रीज है तो वो हो जाएगा x से 3x। समझ में आया? अगर कोई बोले कि 300% इंक्रीज है तो वो हो जाएगा x से 4x। 300% इंक्रीज बोला ना, x में 3 बढ़ा दो, x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ये लॉजिक है भाई, इसको याद रखो, अगले सवाल में भी काम आने वाला है। ठीक है, अब मैंने बता दिया, अब मैं सबको हटा देता हूं। तो P से 20% बढ़ करके हो जाएगा 1.2 P। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि सर यहां पर ये असल में हम कह सकते हैं इसको P1 और ये असल में है P2। ठीक है, यहां पे मोमेंटम P1 मतलब P है, यहां पे मोमेंटम स्टेज 2 में P2 मतलब 1.2 P है, 20% की वृद्धि है। ठीक है सर, इसकी पुच्छी थोड़ी सी बड़ी बनी है इसके मुकाबले। देखो वेलोसिटी ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है, तो क्या निकालना है सर? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल इंटू 100 कर देने से ये तो मतलब ये तो रेशियो आएगा यहाँ पे। ठीक है, 100 इंटू 100 कर दोगे तो एग्जैक्ट परसेंटेज आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। कब पढ़ाया था मुझे भी ध्यान नहीं है, तो ज़रा मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल में ये देखो यहाँ पे मिला, पढ़ाया तो था, कुछ ध्यान आया। ये 3 रिलेशनशिप हमने निकाले थे। छोटा हो जाता हूँ मैं। K इज इक्वल टू P²/2m। एक को याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि ये भी काम आने वाला है एक आध न्यूमेरिकल में। ठीक, और पिछले लेक्चर अगर नहीं देखे, सीधा आप न्यूमेरिकल्स वाले सेशन को देख रहे हो तो भाई मतलब नहीं है, पुराने वीडियोस को देखो, तभी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आएगा ना तभी सवाल बनेंगे आपसे। चलो मुद्दे पे आए, ये वाला था क्या? यही था। तो इस फॉर्मूले को बच्चों आप लोग लिख लीजिए, K काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्वाइस द मास ऑफ एनी बॉडी। ठीक है सर, समझ गए। इसी को आप लगाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा सम्मान दे देता हूं मैं, ऐसा बक्से के अंदर बंद कर देते हैं इसको। बहुत बढ़िया। देखो K2 यहां पे मोमेंटम क्या है सर? 1.2 P है, तो 1.2 P का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय 2m करोगे, ऐसा। K1, ठीक है, K1 देखते जाओ। अरे एक मिनट, अब ठीक है। K1 कितना है सर? यहाँ पे मोमेंटम तो P है, तो P²/2m बिंदास। नीचे भी K1 P²/2m इंटू 100 कर दो। अब देखो ज़रा जूम करते हैं भाई, 2m तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में भी P² कॉमन निकलेगा, और 1.2 का स्क्वायर -1, और नीचे तो P² अकेला ही है, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। समझ गए इतना? ठीक, ये सब मिटाना पड़ेगा मुझे। K इज इक्वल टू P²/2m, भाई ये सब मिटाना पड़ेगा। अलग से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूले को। देखते हैं, आप लोग के लिए कुछ नोट्स का भी व्यवस्था कर रहा हूँ मैं एप्लीकेशन में,
कि आपको ये सारे नोट्स एक्सेस करने को भी मिल जाए। ठीक है जी, p²/2m ये हो गया। p² काटो, 1.2 का स्क्वायर है तो 12 का 144 होता है, तो ये हो जाएगा 1.44 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 0.44 आएगा, 44%। खत्म, आसान है। ठीक है, पानी बचा क्या? पानी भी खत्म। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल भाई, आखिरी सवाल पे आ गए हैं आप। अब अगर आखिरी सवाल पे आ गए हैं तो यार एक लाइक और शेयर तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, बहुत ही शानदार इसी क्वालिटी का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा आपसे। एनीवेज, शुरुआत करते हैं। काइनेटिक एनर्जी यदि किसी बॉडी का 300% से बढ़ जाता है, तो आपको बताया था ना, अगर पहले x है 300% बढ़ गया, 100% बढ़ गया तो 2x, 200% बढ़ गया तो 3x, और अगर 300% बढ़ गया तो 4x। ठीक है, ये फंडा लगाना है। बाय व्हाट परसेंट विल द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज? बहुत बढ़िया भाई, काइनेटिक एनर्जी 300% वृद्धि हो गई। कितनी? 300%। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? ये k का हो जाएगा 4k। ठीक है जी, तो आपको बताना है कि लीनियर मोमेंटम में कितना बदलाव आएगा। तो बच्चों देखिए, अभी हमारे पास एक रिलेशन आया था k = p²/2m। तो आप कह सकते हो कि p = ये 2m इधर ले जाओ और फिर स्क्वायर रूट लगा दो √2km, ये आप कह सकते हो, इसको लगा लो आप। परसेंटेज इंक्रीज निकालना ये तरीका है, P2 - P1 फाइनल माइनस इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल इनटू 100। अब P2 कितना हो जाएगा? √2km तो आप लगाओगे, लेकिन यहां पर 4k, तो ये जो k लिखा हुआ है ना, इस k के जगह आप 4k लिखना, कुछ ऐसा दिखा आपको। अब देखिए P1 यहां पे मतलब तो k है, तो √2km रहने दो, ये भी P1 है बस। अब देखो √2m इधर से, √2m और √2m ये सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 4k अंडर के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, √4k, तो 2√k बचेगा, यहाँ पे √k बचेगा, यहाँ पे √k, तो √k न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाना है। 2 - 1 1 है, नीचे भी 1 है, 1/1 × 100 कितना आएगा? 100%। खेल खत्म है। समझ में आया? कैसा लगा सेशन? कमेंट करके बताओ, बड़ी बेसब्री से मुझे इंतजार है आप सभी के कमेंट्स की। ठीक है, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, मतलब आपने ज्ञान को बहुत सही तरीके से अर्जित किया है, बहुत सही अप्रोच से। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में शायद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, गुड डे, ऑल द बेस्ट।